बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर हमने रेप्टाइल्स का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है और हम इसमें सर्वे ऑफ रेप्टाइल्स का टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं आजकल। ऑर्डर जो उसका टेस्टुडाइन्स है, जिसको हमने टर्टल्स या टॉर्टोइसेस जिसमें पढ़े हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम इसके बाकी ऑर्डर्स के बारे में कुछ ना कुछ जो है इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। सबसे पहला जो ऑर्डर जैसे आपको पता है दैट वाज कॉल्ड टेस्टुडाइन्स और केलोनिया, जिसमें हमने टर्टल्स और टॉर्टोइसेस को इंक्लूड किया था। उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ लिए थे। आज हम सेकेंड ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर रिंकोसेफेलिया। ऑर्डर रिंकोसेफेलिया जो है उसमें हमने ये देखा था क्लासिफिकेशन चार्ट में कि इसके अंदर सिर्फ एक सर्वाइविंग स्पीशीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है आजकल, जिसको हमने स्फीनोडोन पंक्टेटस का नाम दिया था या जिसको हम टॉटरा कहते हैं। The one surviving species of the order Rhynchocephalia is the Totara or Sphenodon punctatus. This superficially lizard-like reptile is virtually unchanged from the extinct relatives that were present at the beginning of the Mesozoic era, nearly 200 million years ago. यानी देखने में हमें इसकी बॉडी जो है वो एक लिजर्ड से सिमिलर नज़र आती है। सुपरफिशियली इसकी रिजेम्बलेंस जो है वो यानी एक्सटर्नली हमें देखने में लगता है कि ये लिजर्ड जैसा ही रेप्टाइल है, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके एंसेस्टर्स से जो कि आज से तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे उनसे मिलते जुलते हैं। आजकल की लिजर्ड जैसे नहीं है, इस वजह से हम इसको एक डिफरेंट ऑर्डर, एक सेपरेट ऑर्डर रिंकोसेफेलिया में इसको प्लेस करते हैं। टूथ अटैचमेंट एंड स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश द टोटरा फ्रॉम अदर रेप्टाइल्स। बेसिकली इसके जो माउथ फीचर्स हैं, इसके जो टूथ की अटैचमेंट है वो इसको अलग करती है, इसको डिस्टिंग्विश करती है बाकी रेप्टाइल से, या आप कह सकते हैं बाकी लिजर्ड से। 2 rows of teeth on the upper jaw and a single row of teeth in the lower jaw produce a shearing bite that can decapitate the small bird. इसमें बेसिकली इसके माउथ की ये खासियत है कि इसके जो अपर वाला जो जॉ है उसके अंदर डबल रो है टीथ की, यानी एक सिंगल रो नहीं है जैसे अमूमन वर्टिब्रेट्स में होती है, बल्कि इसके अंदर डबल रो ऑफ टीथ है, जबकि लोअर जो जॉ है उसमें सिंगल रो ऑफ टीथ है। तो उसकी वजह से इसका शिकार करना जो है वो बहुत आसान हो गया है, या अपने जो शिकार हैं या स्मॉल बर्ड्स जिनको ये अपना शिकार करता है उनको चीरना फाड़ना या उनको डिकैपिटेट करना इसके लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा लेयर जो है वो रो मौजूद है टीथ की। फॉर्मरली मोर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यूजीलैंड, The Totara fell prey to human influences and domestic animals. यानी बेसिकली बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती थी पहले न्यूजीलैंड में। रेस्ट्रिक्ट तो ये न्यूजीलैंड में ही हो गया है, दुनिया भर में और कहीं नहीं पाया जाता सिवाय न्यूजीलैंड के। पहले न्यूजीलैंड में भी ये इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन मौजूद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस ने या फिर डोमेस्टिक एनिमल्स थे उनकी वजह से इसकी पॉपुलेशन जो है वो एंडेंजर्ड हो गई है। It is now present only on the remote offshore islands and is protected by New Zealand law. यानी बेसिकली इसकी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, इसकी जो तादाद है पॉपुलेशन की वो बहुत कम रह गई है। तो न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट है उसने लॉज इनेक्ट कर लिए हैं ताकि इसको जो है वो महफूज किया जा सके या इसकी जो पॉपुलेशन उसको ख़तरा जो है वो कम से कम किया जा सके। इट इज़ ओवीपैरस एंड शेयर्स अंडरग्राउंड बरोज विद ग्राउंड नेस्टिंग सी बर्ड्स। यानी बेसिकली एक अंडे देने वाला रेप्टाइल है, ओवीपैरस एनिमल है और इसमें अंडरग्राउंड बरोज बनाकर रहता है, अमूमन उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे सी बर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं या सी शोर के करीब करीब जो है वो इसके घोंसले होते हैं या इसकी जो बरोज हैं वो होती हैं। टॉटरास वेंचर आउट ऑफ देयर बरोज एट डस्क एंड डॉन टू फीड ऑन इंसेक्ट्स और ओकेजनली स्मॉल वर्टिब्रेट्स। बेसिकली जो है इसकी फूड ये कार्निवोरस एनिमल है, तो इसमें या तो ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करता है या फिर स्मॉल वर्टिब्रेट्स जैसे बर्ड्स का शिकार कर लिया तो उनके ऊपर ये एग्जिस्ट करता है। बाकी जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं वो सुबह सवेरे या मुंह अंधेरे जैसी एक्टिविटीज़ हैं उनको ये फॉलो करता है ताकि इसकी जो ख़तरात हैं, डिफेंसिव मैकेनिज़म्स हैं वो अपनाता है बेसिकली और अवॉइड करता है कि डे टाइम में ये निकले। ये था ऑर्डर हमारे पास रिंकोसेफेलिया, जिसमें हमारे पास स्फीनोडोन पंक्टेटस जो है वो एक सिंगल स्पीशीज़ इसकी एग्जिस्ट करती है और न्यूजीलैंड तक ये रिस्ट्रिक्ट होकर रह गए हैं। नेक्स्ट ऑर्डर इज ऑर्डर क्रोकोडीलिया। नाम से जाहिर है कि इसके अंदर क्रोकोडाइल्स और उससे रिलेटिव जो स्पीशीज़ हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। द ऑर्डर क्रोकोडीलिया, इट हैज़ 21 स्पीशीज़ along with dinosaurs. Crocodilians are derived from the archosaurs and distinguished from other reptiles by certain skull characteristics: opening in the skull in front of the eye, triangular rather than circular eye orbits, and laterally compressed teeth.
कुछ फीचर्स इनके ऐसे हैं जो कि बाकी रेप्टाइल्स के अंदर नहीं पाए जाते, या इनके अंदर वो अलग से फीचर्स हैं जो कि इनको अलग ऑर्डर्स में प्लेस करने के लिए मजबूर करते हैं। तो बेसिकली इस ऑर्डर में टोटल 21 स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आर्कोसौरिया जो एक कैटेगरी थी रेप्टाइल्स की, उसमें से इनका एवोल्यूशन हुआ था, और आर्कोसॉर्स जो है उन्होंने एक्सटिंक्ट होने से पहले एक ब्रांच जो है वो रिवील की थी, जिसको हमने क्रोकोडाइल्स का नाम दे दिया था। तो आर्कोसॉर्स के लीनिएज में से एक हमारे पास ब्रांच है जिसको हम क्रोकोडाइल्स कहते हैं। तो इनके अंदर मुख्तलिफ फीचर्स हैं जो कि दूसरों से डिस्टिंक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल इनके स्कल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम देख रहे हैं कि इसकी एक इलोंगेटेड स्नाउट है, और उसके अंदर फिर टीथ के फीचर्स, उसकी जो आइज़ की प्लेसमेंट है या उसकी जो ऑर्बिटल फीचर्स हैं, ये डिस्टिंग्विश्ड हैं बाकी रेप्टाइल्स से। तो इसमें यह है कि बेसिकली ओपनिंग ऑफ इन द स्कल इन फ्रंट ऑफ द आई, ट्रायंगुलर रेदर देन सर्कुलर आई ऑर्बिट्स, यानी इसमें बेसिकली जो आई ऑर्बिट्स हैं, आई ऑर्बिट्स का मतलब क्या है कि स्कल के अंदर जो इसका स्केलेटन है उसके अंदर ऑर्बिट्स यानी ऐसे सुराख जिनके अंदर ये आंखें अल्लाह ताला ने प्लेस की हैं, उनको हम आई ऑर्बिट्स कहते हैं। तो इनकी जो पोजीशन है या इनकी शेप जो है वो ट्रायंगुलर है एज कम्पेयर टू द सर्कुलर वन, एंड लिटरली कंप्रेस्ड टीथ। तो इनकी टीथ की जो पोजीशन है, टीथ की जो शेप है वो लिटरली कंप्रेस्ड है। लिविंग क्रोकोडिलियंस इंक्लूड द एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, गेवियल्स एंड काइमैन्स। इसमें 4 जो रिनोन्ड इसके मेंबर्स हैं उनके बारे में हमें पता है। एलिगेटर्स का नाम भी सुना है, या क्रोकोडाइल्स का, गेवियल्स का, काइमैन्स का। क्रोकोडिलियंस हैव नॉट चेंज्ड मच ओवर देयर एवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ 170 मिलियन ईयर्स, यानी इनकी टोटल जो हिस्ट्री है आज से तकरीबन 170 मिलियन ईयर्स अगो इनका एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, उस वक्त से लेकर अब तक इनमें कोई ख़ास चेंज नहीं आई है। द स्नाउट इज़ इलोंगेट एंड ऑफन यूज टू कैप्चर द फूड बाय साइडवेज स्वीप ऑफ द हेड। हम देख सकते हैं कि इसकी जो स्नाउट है, इसका जो हेड है या स्कल है, ये इलोंगेटेड है, और इसमें बेसिकली ये एक शिकारी जानवर है। जब भी अपने शिकार को पकड़ता है तो अपने सर को झटका देकर या अपनी गर्दन को टिल्ट करके ये उसको टीयर अपार्ट कर सकता है या उसको आराम से कैप्चर कर सकता है। द नॉस्ट्रिल्स आर एट द टिप्स ऑफ द स्नाउट। इसकी नॉस्ट्रिल्स अगर देखी जाए, नॉस्ट्रिल्स मीन्स इसकी जो नेयर्स हैं या नोज ओपनिंग्स हैं वो स्नाउट की बिल्कुल टिप के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं, सो दैट द एनिमल कैन ब्रीथ वाइल मोस्टली सबमर्ज्ड। अमूमन आपने देखा होगा कि ये पानी के अंदर या स्ट्रीम्स के अंदर रहते हैं, दरियाओं के अंदर, तो उनमें यह है कि सबमर्ज्ड फॉर्म में, यानी इनकी पूरी बॉडी जो है वो पानी के अंदर होती है, लेकिन सिर्फ ये एक्सटर्नल नेयर्स को, अपनी स्नाउट को पानी से बाहर रखते हैं, क्योंकि इन्होंने लंग्स के थ्रू ब्रीथ करना है। तो इसमें एक्सटर्नल नेयर्स जो कि हवा से सांस लेंगी या एयर लेंगी एनवायरनमेंट से, उसके लिए इनको ये एक्सपोज करना पड़ेगा इस रीजन को, ताकि वो पानी के अंदर ना हो। Air passageways of the head lead to the rear of the mouth and throat, and a flap of tissue near the back of the tongue forms a watertight seal that allows the breathing without inhaling the water in the mouth. Basically जो है वो अल्लाह ताला ने इसके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप किए हैं जिसकी वजह से इसके जो नेजल पैसेज वे है वो इसके माउथ के पैसेज वे से अलग हो गया है, यानी इसकी नेयर्स के रास्ते से जो हवा जा रही है इसके अंदर वो और उसके माउथ के थ्रू जो पानी अंदर जा रहा है उनके आपस में डिसकनेक्शन है, उसके अंदर कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है, ताकि ये फ्रीली जो है वो अपनी नेयर्स के थ्रू एयर को इनहेल कर सके, और उसमें जो उसके वाटर है जो माउथ के थ्रू उसके जा रहा है अंदर, उसकी एंट्री ना हो सके एयर पैसेजवेज के अंदर। तो बेसिकली हम देखते हैं कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक सेकेंडरी पैलेट, एक हार्ड पैलेट जो है इसका हलक जिसको हम कहते हैं वो डेवलप कर दिया है। वो बोनी सरफेस है, उसकी वजह से इसकी माउथ कैविटी और इसकी नेजल कैविटी आपस में सेपरेट हो गई हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जो पानी जा रहा है माउथ कैविटी के थ्रू वो अलग हो जाता है, ताकि वो लंग्स के अंदर एंटर ना हो सके और ये आराम से वाटर के अंदर रह भी सके और सांस भी ले सके हवा से। A plate of bone called the secondary palate evolved in the archosaurs and separates the nasal and mouth passageways। यानी उसी आर्कोसॉरियन हिस्ट्री में अगर हम देखें तो आर्कोसॉर्स जो एनिमल थे उनके अंदर ही ये डेवलपमेंट सेकेंडरी पैलेट की स्टार्ट हो गई थी। ये एक बोनी प्लेट है जो कि इसकी नेजल कैविटी और माउथ कैविटी के दरमियान में एग्जिस्ट करती है, जो दोनों रास्तों को अलग अलग कर देती है। द मस्कुलर इलोंगेट एंड लिटरली कंप्रेस्ड टेल इज यूज्ड फॉर स्विमिंग। इसके अंदर हम देखते हैं कि इसके बॉडी के साथ एक इलोंगेट टेल भी मौजूद है, लिटरली कंप्रेस्ड है। ये इसको स्विमिंग में भी हेल्प करती है और इसको ऑफेंसिव डिफेंसिव मैकेनिज्म्स के लिए भी यूज़ की जाती है, और प्लस इसको जो है मुख्तलिफ जो इसके शिकार हैं या प्रे करने के लिए भी इसको हेल्प आउट करती है। The muscular, elongate and laterally compressed tail is used for swimming, offensive and defensive maneuvers and attacking the prey. Teeth are used only for seizing the prey, यानी बेसिकली अपनी खुराक को ये सिर्फ
जो है वो साबित निकलता है। ये जो इसके मुंह में सारे दांत मौजूद हैं, इसको सिर्फ कैप्चर करने के लिए यूज़ करता है ताकि उसका शिकार उससे छुड़ा ना सके खुद को। तो बेसिकली फूड को एज अ होल जो है वो स्वेलो किया जाता है, टीथ को सिर्फ टेम्परेरली सीज करने के लिए या पैरालाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है अपने प्रे को। Food is swallowed whole, but if the prey item is too large, crocodilians tear it apart by holding onto a limb and rotating their bodies wildly until the prey is dismembered. यानी जब छोटा शिकार है तब तो सिंपली उसकी पूरी बॉडी को ये एज अ होल स्वेलो कर लेंगे, लेकिन अगर शिकार का साइज बड़ा है तो अपने किसी भी लिम्ब के अंदर, किसी भी पाँव के अंदर उसको फंसाकर जोर जोर से चक्कर देंगे या उसको इतना तेजी से घुमाएंगे वाइडली कि उसकी बॉडी जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। द स्टमक इज गिजर्ड लाइक। गिजर्ड की कॉम्पोजिशन आप पहले पढ़ चुके होंगे कि गिजर्ड बेसिकली एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा रीजन होता है फूड कैनाल के अंदर या जो फूड पाइप है उसके अंदर, जिसमें बेसिकली हार्ड एरियाज़ को या स्टमक जैसे रीजन की तरह उसको फॉलो किया जाता है और उसमें मुख्तलिफ किस्म की दूसरे एब्रेसिव मटेरियल्स मौजूद होते हैं ताकि वहाँ पर खुराक को बारीक पीसा जा सके जैसे चक्की की तरह से। स्टमक इज गिजर्ड लाइक एंड क्रोकोडिलियन स्वेलो रॉक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स एज एब्रेसिव फॉर ब्रेकिंग अपार्ट द इंजेस्टेड फूड। क्योंकि ये अपनी खुराक को सालिम निगल रहा है, उसको तोड़ने फोड़ने के लिए इसको एक ऐसी चक्की चाहिए जिसको हम गिजर्ड का नाम दे रहे हैं। उसमें सिर्फ एंजाइम्स या सिर्फ ऐसे लिक्विड्स नहीं होते जो उसकी खुराक को हजम करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ कुछ रॉक पार्टिकल्स, कुछ पत्थर, कुछ इस तरह की पेबल्स होती हैं जो कि उसको मजीद ग्राइंड करने के लिए हेल्प आउट करती हैं। Crocodilians are oviparous and display parental care of the hatchlings that parallel that of the birds. यानी crocodiles जो हैं बेसिकली हैं तो अंडे देने वाले एनिमल्स, ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो कि ओविपेरस हैं, लेकिन पेरेंटल केयर के हवाले से देखा जाए तो बाकी सबसे जो है वो रेप्टाइल्स से आगे हैं और अपनी हैचलिंग्स की इस तरह से केयर करते हैं जैसे बर्ड्स, जैसे बच्चे चूज़ों की करते हैं बर्ड्स। Nesting behavior and the parental care may be traced back to the common ancestor of the both groups. यानी इससे जाहिर ये होता है कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स का आपस में एक तरह से लिंक मौजूद है या एवोल्यूशनरी टाइज मौजूद है उनके अंदर कि नेस्टिंग बिहेवियर, यानी क्रोकोडाइल्स भी नेस्ट प्रिपेयर करते हैं, अंडे देने के लिए एक जगह तैयार करते हैं और बर्ड्स भी ऐसा ही करते हैं। पेरेंटल केयर का देखा जाए तो क्रोकोडाइल्स भी अपने बच्चों की केयर करते हैं, हैचलिंग्स की, और बर्ड्स भी बहुत ज़्यादा केयरफुल होते हैं उसके बारे में। तो क्रोकोडाइल्स बेसिकली ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो कि पीक अचीवमेंट है जिनकी रेप्टाइल्स के एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हवाले से, यानी जितने भी रेप्टाइल्स के ऑर्डर्स मौजूद हैं उनमें सबसे ज़्यादा एडवांस ग्रुप जो है वो इन्हीं क्रोकोडाइल्स का है। इनकी स्कल के अंदर जैसे आपको बताया था कि तकरीबन रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर सा इनका आई ऑर्बिट्स हैं। इसके अलावा इसमें हमने सेकेंडरी पैलेट देखा है, एक ऐसा बोनी फीचर है जो कि इसके ऊपर वाले नेजल पैसेज वे को इसकी माउथ कैविटी का जो पैसेज वे है उससे अलग कर देता है। ये ब्लूइश जो एरिया दिखाया गया है जिसको हम सेकेंडरी या हार्ड पैलेट का नाम देते हैं, जिसकी वजह से दोनों नेजल कैविटी और माउथ कैविटी जो है वो सेपरेट हो जाती हैं और पानी और जो है उनकी विंड पाइप के अंदर नहीं जा सकता है। तो ये बेसिक फीचर्स से जो कि क्रोकोडाइल्स को पानी के अंदर रहते हुए सर्वाइवल भी उनका मैक्सिमम कर देते हैं और उनको एडवांस ग्रुप बनाते हैं।